नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज सेकंड एपिसोड है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको दो पार्ट में बांटेंगे, तो आज हम बात करेंगे क्रॉस हैचिंग्स के ऊपर। और ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है उनके लिए जिन्हें क्रॉस हैचिंग सीखनी है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आईब्रोज पे। फर्स्ट एपिसोड आप सभी लोगों ने इसका देख लिया होगा, जिसमें हमने बात की थी आउटलाइंस के बारे में। और अगर आपको आउटलाइंस बहुत अच्छे से बनानी सीखनी है और बेसिक्स सीखना है कि कैसे पेंसिल होल्ड करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो आप उसके लिए मेरे स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात करने वाला हूँ मैं इस ट्यूटोरियल के बारे में जिसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। और यहाँ पे मैं आईज को डार्क करना शुरू कर रहा हूँ। डार्क करने का मतलब आप समझते हो ना कि मैं अब 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 6B पेंसिल यूज़ करूँगा आगे चल के, और डार्क करूँगा। क्रॉस हैचिंग्स में हमेशा ही लाइट लेयर से शुरुआत करते हैं और डार्क लेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये नहीं कर सकते आपके डार्क लेयर्स आप पहले ऑप्ट कर लें और उसके बाद फिर पतली पेंसिल से या लाइट पेंसिल से आप उस पर काम कर पाएँ, क्योंकि वो इफेक्टिवनेस नज़र ही नहीं आएगी। डेप्थ डेंसिटी बढ़ाने के लिए लाइंस की आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि आपने 4B पेंसिल से क्रॉस हैचिंग्स कर दी और उसके बाद अब आप 2H से एक्सपेक्ट कर रहे हो या H से या B से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वहाँ पे डार्क वैल्यूज़ आ जाएं या फिर क्रॉस हैचिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली दिखाई दें। सो हमेशा लाइट पेंसिल से शुरुआत करो, कम डार्क पेंसिल जैसे HB 2B, और फिर धीरे धीरे 6B पेंसिल तक लेके जाओ। तो जो लाइंस का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, लाइन बाय लाइन, वो बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा पेपर के ऊपर। और अभी देखो मैंने इसको जूम भी किया हुआ है ताकि आप एक एक पॉइंट समझ सको, एक एक चीज़ देख सको, और लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही हैं वो भी आप देखो। अभी बिल्कुल वेग लाइंस हैं, इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि लाइन लगाते चलो और बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बस स्ट्रोक जो है आपका वो बहुत शार्प होना चाहिए, मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंट होना चाहिए, बहुत ही क्विक होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि लाइन में स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए, भले ही वो जिगजैग लाइन हो, भले ही वो कंटूर्ड लाइन हो, भले ही वो सर्किल लाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें कमज़ोरी नहीं नज़र आनी चाहिए। आपके अंदर की ताकत वो नज़र आनी चाहिए वहाँ पे। और वो तभी नज़र आएगी जब आप आज़ादी के साथ फ्री होकर के लाइंस को ड्रॉ करोगे, डर के नहीं। क्योंकि आप जितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो, अगर आप सोचते हो ना, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और उसमें जो भय है, या बहुत सारे लोग स्केल लेके बैठ जाते हैं कि आज तो स्केल से ही बनाएंगे लाइंस को। भाई बना लोगे, ठीक है, स्केल से भी आप बना लोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको तो करना है ना पेंसिल से ही। तो अभी से क्यों नहीं, अभी से प्रैक्टिस करो उस चीज़ की, स्केल लेके बाद में बैठ लेना। तो लाइन को आपको ड्रॉ करना है और कोशिश रखनी है कि थोड़ी पैरेलल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोशिश रखनी है वो ये रखनी है कि लाइंस में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक एक लाइन साफ साफ ये चीज़ चिल्ला चिल्ला कर बोले कि मुझे बड़ी ताकत से ड्रॉ किया गया है, मुझे बड़ी एनर्जी के साथ ड्रॉ किया गया है। वो चीज़ वहाँ नज़र आनी चाहिए, फोर्स नज़र आना चाहिए एक लाइन में। तो बीच बीच में इसको स्लो भी करता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे आप देखते चलो और मेरी थोड़ी थोड़ी चिट चैट आप सुनते हुए चलो। तो बहुत सारे लोग जैसे पूछ रहे थे यार ब्लॉग वाले चैनल पे ब्लॉग नहीं आ रहे, तो अभी उस पर एक रिसेंटली एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की है मैंने। देखता हूँ अपलोड हो कर पाता हूँ कि नहीं, और क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है, कब होंगे, क्या होंगे, वो सब मैंने उस पर बताया है। तो देख लेना, एक दो दिन के अंदर शायद वो अपलोड हो जाए, या हो सकता हो अभी अब इसको अपलोड कर रहा हूँ तो हो भी गया हो, आई डोंट नो। आजकल कुछ भी पता नहीं चल रहा, कब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। और ये बहुत सारे काम करके मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। घर के सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ, पता है। ब्लॉग वाले चैनल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और क्या क्या अभी नए नए चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सारे काम कर रहा हूँ, खाना बनाने से लेकर के सारा कुछ, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, एवरीथिंग। और बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अपने ऊपर, फुलफिल्ड फील हो रहा है। सो पॉइंट इज दिस, जस्ट गेट बैक टू आवर वर्क। अभी मैंने जो हेयर में गंद काम किया है ना, आप देख रहे हो लाइंस कैसे ड्रॉ हुई हैं। अब आपको लगेगा यार ये तो खराब हो गया। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि डर के मारे सोचेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, लाइंस तो सीधी लगनी चाहिए थी, ये तो आड़ी तिरछी लाइन लग गई। कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक कि आप पेंसिल जो है वो लाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो, मतलब HB 2B यूज़ कर रहे हो,
और आपको पता है कि उसके ऊपर आप 6B पेंसिल अप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छे से, तब तक आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ें हैं। अगर आपने डार्क पेंसिल से यही कारनामा कर दिया ना, फिर आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा डार्क पेंसिल, और वो मिलना मुश्किल हो जाता है, मतलब 8B 10B, और उससे काम भी बिगड़ सकता है। तो इसीलिए हमेशा लाइट पेंसिल से शुरुआत करो। कुछ क्रॉस हैचिंग्स अगर कुछ इधर उधर भी जाती हुई नजर आएंगी, उसको हम बाद में पैचअप कर लेंगे डार्क पेंसिल से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने स्मूथ अप कर दिया है चीज़ों को। सो वो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप देख रहे हो मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया है पेन पेपर के ऊपर, और मैं और भी ज़्यादा डार्क वैल्यू ऑप्ट कर रहा हूँ। वो वाली आई को देखो कितना डार्क कर दिया मैंने। तो अब क्या करूँगा, मैं सिग्निफिकेंटली सारी वैल्यूज़ को एक एक लेयर, दो दो लेयर और ज़्यादा डार्क करना शुरू करूँगा। उससे क्या होगा कि जो क्रॉस हैचिंग्स, एक लाइट क्रॉस हैचिंग्स होती हैं, एक होती हैं डार्क क्रॉस हैचिंग्स। जो डार्क वाली क्रॉस हैचिंग्स होती है ना, उसमें आपको किसी और शेडिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब शेडिंग टूल की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं, जस्ट पेंसिल एंड आपका आर्ट वर्क। और जो लाइट वाली शेडिंग्स होती हैं उसमें एक्चुअली आप शेड्स उतने ज़्यादा क्रिएट नहीं करते हो, केवल लाइंस के थ्रू आप शो कर देते हो कि यहाँ पे डार्क पोर्शन है, यहाँ लाइट पोर्शन है, और वो कॉन्ट्रास्टिकली एक लो ड्राइंग नज़र आती है, मतलब लो वैल्यूज़ वाली लाइन, नॉट लो ड्राइंग, मतलब लो वैल्यूज़ कम होती हैं उसमें, वैल्यू ज़्यादा निकालने की मेहनत नहीं की जाती। और उसका भी अपना एक स्टाइल है, वो भी अपना एक क्या बोलूँ उसको, फॉर्म रखता है। ऐसा नहीं आप सोच सकते हो कि वो कम है या ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है वो कम है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना स्टाइल है, जो जिस स्टाइल में काम करना चाहे उस स्टाइल में काम कर सकता है, और सभी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल निकालने में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे मैंने अगर इसको इनिशियली कुछ क्रॉस हैचिंग्स की और वहाँ पे ही छोड़ देता उसको फिनिश करके, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा डार्क लेयर्स को लेके आओ ताकि और अच्छे रिजल्ट्स आप निकाल के ला पाओ, तो फिर आपको और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ पे जाना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा रिस्कियर भी होता है, क्योंकि अब 6B इन्वॉल्व हो चुकी है। अब आप समझ रहे हो 6B से आप लाइन्स ड्रॉ कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर ये लाइन्स सही से ड्रॉ नहीं हुई तो। दूसरा, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसका रेफरेंस इमेज दे दीजिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रेफरेंस इमेज आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। और अब देखो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ HB2 पेंसिल को। अब ये HB2 पेंसिल का अलग ही कमाल है। ये क्या कमाल है, ये बहुत डार्क भी होती है और ब्लैक भी होती है, और इसका जो लेड है वो हमेशा ही एक शार्प एज आपको प्रोवाइड करता है, मतलब जो इसकी टिप होती है वो हमेशा ही अपने आप को मैनेज की हुई रहती है, बार बार आपको शार्प नहीं करना पड़ता है इसको। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इस पेंसिल की, खासकर क्रॉस हैचिंग्स में ये पेंसिल हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी तरह से एक एफ पेंसिल भी आती है, वो भी बहुत मदद करती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्रॉस हैचिंग्स पे, जब ट्यूटोरियल बिल्कुल बेसिक से क्रॉस हैचिंग शुरुआत करने वाले हैं तब करेंगे इसको। अभी तो ये जस्ट एक पोर्ट्रेट है जिसको मुझे फिनिश करना है, और मैं उसको फिनिश करता हुआ चल भी रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। और बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं ना कि रिसेम्बलेंस कंप्लीटली नहीं आता या पूरा नहीं आता, इमेज से मैच नहीं कर रहा है, या कुछ लोगों को ज़्यादा ही नेगेटिव बोलना होता है तो वो ये बोल देते हैं कि ये तो वो लग ही नहीं रहा है जो आप बना रहे हो। यार देखो बात ये ऐसी है ना, ये है आर्ट, ठीक है। और आर्ट को यार आर्ट रहना दो। कुछ नॉन टेक्निकल लोग जो घुस गए हैं ना, जो बिल्कुल उनको एग्जैक्टनेस नज़र आनी चाहिए हर चीज़ों में, और वो बस खाली उसी में परेशान रहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए जैसा इमेज में। तो यार आप फिर उन्हीं के पास जाओ जो बिल्कुल एज इट इज़ बनाने की ही एम जो रखते हो। हमारा तो काम है भाई आर्टिस्ट जैसे बनाना, और हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़े रहते कि बिल्कुल रिसेम्बलेंस निकालें, रादर देन हम उसके एक्सप्रेशन को कैच करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है यही ज़्यादातर आर्टिस्ट करते भी हैं। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को मैंने देखा है, वो ज़्यादा एक्सप्रेशंस निकालने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, और मैं आपको भी यही बोलता हूँ, एक्सप्रेशंस के पीछे भागो। रिसेम्बलेंस वगैरह सब धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। और देखो यहाँ पे आप देखो रिसेम्बलेंस भी आना नज़र हो गया है, ठीक है। सो पॉइंट इज दिस कि यू हैव टू वर्क ऑन द एक्सप्रेशंस को पकड़ने की कोशिश करो, और रिसेम्बलेंस धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। और हर बार आप हर एक जैसे रिजल्ट्स भी नहीं ला सकते, ये बात भी ज़रूरी है। हर बार एक्यूरेट रिजल्ट्स आए, हर बार 100% मैच हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। कई बारी रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, आर्ट वर्क डिफरेंट होता है, बट पॉइंट इज दिस कि आपको आर्ट वर्क करते रहना है। और अगर
कुछ चीज़ें कम रह जाती हैं तो वो आगे आगे ठीक हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ये लास्ट पोर्ट्रेट है आपकी लाइफ का, है ना। ये सोच के तो आप ड्रॉ नहीं कर रहे हो। और दूसरा कि हाय अगर ये एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, ऐसा डर, फियर जो बैठा लिया है ना अपने अंदर अपने मन में, इसको निकाल फेंको पहले तो, ठीक है। और फिर आर्ट क्रिटिक्स का तो काम ही होता है, वो तो आप 100% ही बना लोगे तो उसमें 2-3 क्रिटिक निकाल लेंगे। सो इट्स बेस्ट टू नॉट टू गेट इनटू दीज थिंग्स रादर देन टू एंजॉय द राइड, ठीक है। एंजॉय करो इस जर्नी को, आर्ट की जर्नी को, और अपने ओन पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू करो। मतलब अपने एक्सप्रेशंस, अपने अपने आर्टिस्ट के जो इमोशंस हैं वो डाल करके आप ड्रॉ करना शुरू करो। ज़्यादा महान आर्टिस्ट बनोगे, ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट बनोगे, ठीक है। एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस अगर निकालने बैठा होता विंसेंट वैन गॉग तो फिर एग्जैक्ट पोर्ट्रेट ही बना रहे होते हैं ना, एक्यूरेट रियलिस्टिक ही बना रहे हो, तो फिर तो इम्प्रेशनलिज्म पोस्ट इम्प्रेशनलिज्म कहाँ जाता। ओके, तो आज मुझे लगता है मैंने काफ़ी समझा दिया आपको, और जो भी समझाया है बिल्कुल मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा जो भी मैंने कहने की कोशिश की है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। इसको फिनिश करने में मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे, और 3 से थोड़े से ज़्यादा ही लगे इनफैक्ट, क्योंकि जब बाद में हम इसको डेप्थ निकालना शुरू करते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। और कोशिश यही करता हूँ कि मैं हफ्ते में 2 या 3 आर्ट वर्क कर लूँ, बट कुछ और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं साथ में, तो उन वजहों से सब नहीं हो पाता। कोशिश पूरी है, एंड कीप ट्राइंग माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड आर्ट इन अ मोर प्रोफाउंड वे। सो अभी फ़िलहाल इतना ही बहुत हो गई अंग्रेजी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने अलग यूनिफॉर्म इमेज इसलिए भी कर लिया है कि एक तो ये मैंने कैमरा जो है घुमा दिया था तो ये वर्टिकली रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद जब मैंने क्रॉप किया ना तो इस तरह से कट गया है। सो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा है। फाइनल रिजल्ट्स भी आप देख ही लोगे। अभी यहाँ मैं लगा दूंगा आगे चल के क्या रिजल्ट इसके फाइनली आए हैं, और मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी लगे रिजल्ट। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगे। अगर कुछ कम ज़्यादा रह गया हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय।